नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त समाज की अवधारणा के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। G7 के नेताओं ने मुक्त समाज, लोकतांत्रिक मूल्य और बहुपक्षीयवाद को लेकर साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करेंगे। दिल्ली में प्रतिबंधों में छूट के बाद आज से सभी बाजार और मॉल खुलेंगे। कर्नाटक सरकार ने कोविड मरीजों में गिरावट के बाद लॉकडाउन के नियमों में छूट दी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल दिल्ली और पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंचेगा। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने और टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त समाज की अवधारणा के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। G7 शिखर बैठक के दूसरे दिन संपर्क सत्र में श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता भारतीय लोकाचार का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई नेताओं की इस चिंता पर सहमति व्यक्त की कि ऐसे समाज को दुष्प्रचार और साइबर हमलों जैसी समस्याओं के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए मिलकर काम करने और जलवायु तथा प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाने संबंधी 2 विशेष बैठकों में हिस्सा लिया। जलवायु परिवर्तन संबंधी सत्र में श्री मोदी ने कहा कि धरती के वातावरण, जैव विविधता और समुद्रों की रक्षा देशों द्वारा अलग अलग कार्रवाई से नहीं की जा सकती। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता के बारे में श्री मोदी ने भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत G20 देशों में एकमात्र राष्ट्र है जिसने पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों को जलवायु संबंधी प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता जताई, जिसमें इस समस्या के सभी आयाम शामिल हों। शिखर बैठक में नेताओं ने प्रधानमंत्री के वैश्विक एकजुटता, विशेषकर मुक्त और लोकतांत्रिक समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के संदेश का स्वागत किया। समाचार कक्ष से भवतारिणी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेताओं ने मुक्त समाज, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने इसे गरिमा और सबके लिए खुशहाली का आधार बताया है। G7 और मेहमान देश 2021 मुक्त समाज घोषणा में नेताओं ने अन्य देशों का आह्वान किया कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों सहित मुक्त समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाएं। समूह के नेताओं ने न्यायोचित, शांतिपूर्ण और समावेशी समुदायों को प्रोत्साहन के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 16 सहित स्थायी विकास लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता और मजबूत करने तथा 2031 एजेंडे के लक्ष्य हासिल करने में विकासशील देशों की सहायता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संबंधित पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। मिशन ने कहा है कि महासभा के अध्यक्ष, उप महासचिव, आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष तथा UNCCD के कार्यकारी सचिव भी सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे से निपटने में किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता के लिए भूमि आधारित समाधान से संबंधित गतिविधियां तेज करने के महत्व पर विचार विमर्श होगा। उच्च स्तरीय संवाद में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा मंत्री शामिल होंगे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम है। इस दौरान देश भर में कोरोना के 80,834 रोगी सामने आए, जो पिछले 71 दिन में सबसे कम हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 25 करोड़ 31 लाख से भी अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब लगभग 20 करोड़ 50 लाख कोरोना की पहली वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 4 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। रूस का कोविड टीका स्पुतनिक मंगलवार से नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उपलब्ध होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इसकी उपलब्धता टीके की खेप आने पर निर्भर करेगी। स्पुतनिक टीके का पहला चरण अपोलो अस्पताल और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने प्रायोगिक तौर पर 17 मई को हैदराबाद में और 18 मई को विशाखापट्टनम में शुरू किया था। स्पुतनिक का टीका हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे। नए निर्देशों के अनुसार सभी बाजारों और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाने की छूट होगी। ऑड इवन का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 50% ग्राहक क्षमता के साथ रेस्तरां भी खुल सकेंगे। प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच संचालन की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। राजधानी में शादियां सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि शादियां घर पर या कोर्ट में हो सकती है, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी, जबकि ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी में 2 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। संक्रमण की दर लगभग 0.35% रह गई है। राज्य सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कल कोरोना संक्रमण के 255 नए रोगी सामने आए। दिल्ली में उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या 3,466 है। दिल्ली में अब तक 60,72,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी नागरिकों के पूर्ण टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए मेरठ के हस्तिनापुर में लाभार्थियों के लिए हरित उपहार की अनूठी योजना शुरू की गई है। इस योजना के फलस्वरूप एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। टीका लगवाइए और एक फलदार पौधा और एक हरा और नीला कूड़ेदान भी मुफ्त पाइए। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस दिलचस्प उपहार योजना की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर मेरठ के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने नगर पंचायत हस्तिनापुर के साथ मिलकर की।
अभी जो कोरोना के पूरे मैनेजमेंट के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो वैक्सीनेशन है, जिसमें हमारे शासन और जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ साहब बार बार ये जोर डाल रहे हैं कि वैक्सीनेशन कैसे बढ़े। उसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि अपने इस ब्लॉक पर ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की, टीकाकर्मियों की टीम बनाकर नगर पंचायत के माध्यम से हमने डस्टबिन और प्रत्येक व्यक्ति को पौधा देने का और प्लस वार्ड वाइज वैक्सीन अवेलेबिलिटी वहाँ पे मिले। जितने भी लोग ऐसे हैं जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं या जो अस्पताल में आने से डर रहे हैं, तो उनको तुरंत से वैक्सीन वहाँ मिल जाए। उसका लाभ ये मिला है कि एक ही दिन में हमने पूरे जनपद का और मुझे लगता है शायद मंडल का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इस दिलचस्प योजना के जरिए न सिर्फ लोग टीका लगवाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ साफ सफाई को भी बढ़ावा मिल रहा है। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य कोरोना से मुक्ति के लिए कोविड महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में युवाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश अब 26वें स्थान पर है। इसके साथ ही विभिन्न संकट प्रबंधन समितियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य में नए दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान में कॉलेज शिक्षकों और करीब 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उनके माध्यम से आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। यह अभियान उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान की प्रभावी रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। वहीं दूसरी ओर अब राज्य में विवाह समारोह में वर और वधु पक्ष के 20-20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। हालांकि इन सभी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के केवल 274 मामले सामने आए हैं। वहीं 20 जिलों में एक भी प्रकरण नहीं है। केवल भोपाल, इंदौर और जबलपुर में ही संक्रमण 2 अंकों में है। प्रदेश में प्रतिदिन करीब 80,000 टेस्ट किए जा रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 98.3% तक पहुंच गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल कोविड के 455 नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1063 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में अब तक 8,75,000 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.53% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 71 नए मामले सूरत में सामने आए, जबकि अहमदाबाद में 54 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 6 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 10,249 सक्रिय मामले हैं। गुजरात में कल 2,34,501 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही गुजरात में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोविड के रोगियों की कुल संख्या 59,08,992 हो गई है। कल 10,442 नए मरीज सामने आए। वर्तमान में राज्य में 1,55,588 मरीज हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,11,104 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 700 नए रोगी सामने आए। 704 मरीज ठीक हुए, जबकि 19 लोगों की मृत्यु हो गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त समाज की अवधारणा के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। G7 नेताओं ने मुक्त समाज, लोकतांत्रिक मूल्य और बहुपक्षवाद को लेकर साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करेंगे। दिल्ली में प्रतिबंधों में छूट के बाद आज से सभी बाजार और मॉल खुलेंगे। कर्नाटक सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद लॉकडाउन नियमों में छूट दी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल दिल्ली और पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंचेगा। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने और टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कर्नाटक सरकार ने ऐसे जिलों में लॉकडाउन नियमों में कुछ ढील देने की घोषणा की है जहां कोरोना संक्रमण दर कम है। ये छूट आज से लागू होगी। बेंगलुरु शहरी जिले में सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कारखाने खोलने की अनुमति दे दी गई है, मगर केवल 50% कर्मचारी ही काम पर लगाने की शर्त लगाई गई है। वस्त्र तैयारी केवल 30% कर्मचारी काम पर लगा सकते हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बजाय अब दोपहर 2 बजे तक दुकान खुले जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा और टैक्सी केवल 2 यात्रियों को ले जा सकते हैं, मगर कोविड कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक भी कर्फ्यू रहेगा, मगर बेंगलुरु रूरल, मैसूरू, दक्षिण कन्नड़, मंड्या, बेळगावी, चिಕ್ಕಮಗಳೂರು, शिवमोग्गा, दावणगेरे, चामराजनगर, हासन और कोडगु ये 6 जिलों में लॉकडाउन यथास्थिति रहेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल 11,584 नए मरीज सामने आए। राज्य में संक्रमण दर 12.24% हो गई है। मरीजों की संख्या 1,23,000 हो गई है। 206 और मौत होने के साथ संक्रमण से राज्य में अब तक 11,181 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हैदराबाद का आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान तेलंगाना में बच्चों में कोविड प्रतिरोधी क्षमता का स्तर जानने के लिए सीरो सर्वेक्षण करेगा। संस्थान की निदेशक डॉक्टर आर हेमलता ने बताया कि ये सर्वेक्षण अगले महीने किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर देश भर में बच्चों का सीरो सर्वेक्षण करने जा रहा है। विभिन्न राज्यों में आईसीएमआर के विभिन्न संस्थान इसमें हिस्सा लेंगे। संस्थान ने अभी तक तेलंगाना में वयस्कों के बीच सर्वेक्षण के 4 चरण चलाए हैं। राज्य में बच्चों का सर्वेक्षण पहली बार होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोशल मीडिया माध्यमों से कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के लिए सोशल मीडिया पर डाली जा रही पोस्ट की जानकारी आयोग के साथ साझा करने के लिए कहा है। ये निर्णय आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बच्चों को गोद लेने के संदेशों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद लिया है। आयोग ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसी पोस्ट की जानकारी कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आयोगों को दी जानी चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एनआईसी ईमेल प्रणाली में कोई साइबर हमला नहीं हुआ है। ईमेल प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है। मीडिया के एक वर्ग में कहा गया है कि इस साइबर हमले से एयर इंडिया, बिग बास्केट और डोमिनोज के ईमेल खाते और पासवर्ड हैकरों के हाथ लग गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार की ईमेल प्रणाली में कोई साइबर हमला नहीं हुआ। इस ईमेल प्रणाली को राष्ट्रीय इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर संरक्षित करता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि कोविड के बाद भारत के विकास की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस समय एक ऐसा अवसर है जिससे वर्तमान पीढ़ी समाज को बदलते हुए देखेगी। एक समाचार एजेंसी से भेंट में श्री कांत ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है और ये समय विश्व के श्रेष्ठ विनिर्माताओं को आकर्षित करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत को व्यवसाय करने योग्य और तकनीकी का उपयोग करने योग्य सुगम बनाया जाए। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन हो गया है।
6 में से 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में अलग गुट बना लिया है। इस गुट ने चिराग पासवान को हटाकर पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुना है। 5 बागी सांसद पशुपति कुमार पारस, महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और पार्टी में ताजा घटनाक्रम पर उन्हें पत्र सौंपा। बागी सांसदों ने लोकसभा में पशुपति कुमार पारस को नया नेता घोषित करने का अनुरोध भी किया। लोक जनशक्ति पार्टी इस समय केंद्र में एनडीए का घटक दल है। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। यहां की भाषा लद्दाखी सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। भाषा को आम लोगों की समझ तक लाने में आकाशवाणी लेह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आकाशवाणी लेह के स्वर्ण जयंती अवसर पर हमारी लेह संवाददाता की ये रिपोर्ट। संयुक्त जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाखी प्रांत के लिए लेह से अलग सेवा के लिए शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो पिछले 50 वर्ष से लद्दाखी भाषा की लोकप्रियता बढ़ाने में निरंतर प्रयास कर रही है। लद्दाखी भाषा के विकास और संरक्षण में ऑल इंडिया रेडियो की प्रयास की प्रशंसा करते हुए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के बोधी भाषा एवं साहित्य विभाग के अध्यक्ष खेनपो कोंचोकथुप्सन ने कहा, मैं सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र लेह के स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामना एवं अभिनंदन। मैं 12 वर्ष की आयु से ही आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम को सुनता आया हूँ। विशेष रूप से स्थानीय भाषा लद्दाखी जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लद्दाख जैसे दुर्गम स्थल में आकाशवाणी अपने अतुलनीय सेवा देता रहेंगे, जिससे सभी लद्दाख वासियों को लाभ मिलता रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ लेह में दिस्कित डोलमा। मुंबई नगर निगम ने शहर में पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। नगर निगम ने इसके लिए वृक्ष देखभाल विशेषज्ञ वैभव राजे और उनकी टीम को नियुक्त किया है। विशेषज्ञ वृक्ष गिरने के कारणों का अध्ययन करेंगे और पुराने वृक्षों को गिरने से रोकने के उपायों का पता लगाएंगे। हाल ही में आए चक्रवाती तूफान और भीषण वर्षा के कारण मुंबई में बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल दिल्ली पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून निर्धारित समय से 12 दिन पहले दिल्ली पहुंच रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि मानसून कल तक पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंच जाएगा। इसके अगले 48 घंटे में मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों तथा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में और आगे बढ़ने की संभावना है। इस बार साउथ ईस्ट मानसून का प्रोग्रेस बहुत एक्टिव है और अभी तक साउथ ईस्ट मानसून एंटायर साउथ इंडिया, सेंट्रल पार्ट्स, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर चुके हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्ट यूपी कवर हो चुका है। हमारा उम्मीद है कि अगले 2 दिन के अंदर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और कुछ हिस्सा दिल्ली समेत मानसून प्रोग्रेस कर सकता है। इसके प्रभाव में बारिश बहुत अच्छे हो रहे हैं और अगले 2 दिन के लिए ये बारिश स्पेशली सेंट्रल इंडिया, यूपी, एमपी वगैरह एरिया में कुछ इलाके में हेवी टू वेरी रेनफॉल हो सकता है। इस वर्ष बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मानसून निर्धारित समय से करीब 2 सप्ताह पहले पहुंच रहा है। दिल्ली में सामान्य तौर पर मानसून जून के अंत तक पहुंचता है। नफ्ताली बेनेट को कल रात इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। संसद में विश्वास मत के दौरान बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पक्ष में 60 और विरोध में 59 मत पड़े। श्री बेनेट की जीत ने पूर्व प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की 12 साल की सत्ता को समाप्त कर दिया है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में कल जोकोविच ने दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी यूनान के स्टेफेनोस सित्सिपास को पराजित किया। जोकोविच का ये 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। जोकोविच ओपन युग के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम खिताब कम से कम 2 बार जीते हैं। महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की बारबोरा क्रायासिकोवा ने महिला डबल्स का भी खिताब जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब केवल 39 दिन बचे हैं।
आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे मुक्केबाजी में पदक के दावेदार अमित पंघल के बारे में। अमित पंघल का जन्म 16 अक्टूबर 1995 में रोहतक में हुआ। अमित भारत के ऐसे पहले पुरुष मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। 52 किलो भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज अमित ने 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। 2018 में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्राप्त किया। इसी वर्ष उन्होंने एशियाई खेलों में अपने भार वर्ग में चैंपियन बनकर स्वर्णिम आभा बिखेरी थी। वर्ष 2019 में अमित ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। इसी वर्ष उन्होंने रूस में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त कर इतिहास रचा। 2008 पेचिंग ओलंपिक्स के पुरुष वर्ग में भारत के लिए विजेंदर सिंह ने पदक जीता था। इस बार भी टोक्यो में अमित पंघल से पदक की उम्मीदें की जा सकती हैं। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। ओडिशा सरकार ने लोगों से राजा पर्व घर में ही मनाने की अपील की है। 3 दिन का ये कृषि पर्व आज से राज्य भर में मनाया जा रहा है। राज्यव्यापी लॉकडाउन जारी रहने के मद्देनजर लोगों से घर में ही इसे मनाने को कहा गया है ताकि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब ये बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हां विमलेंदु, कोविड और G7 से जुड़ी खबरों के अखबारों ने प्राथमिकता दी है। जनसत्ता की सुर्खी है 74 दिन बाद कोविड की सबसे कम 71,214 नए मरीज। आज से और खुलेगी दिल्ली। चिंता शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है 10% मरीजों को लंबे समय तक सता रहा है कोरोना। प्रतिरक्षा तंत्र बिखर जाने से बढ़ रहा है लॉन्ग कोविड का खतरा। लॉन्ग कोविड की चपेट में मध्य आयु वर्ग के मरीज सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय दैनिक लोक सत्य का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में महामारी से बचने के लिए सामूहिक और एकजुट कार्रवाई को बताया जरूरी। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन पर अमर उजाला का कहना है टीके को पेटेंट मुक्त करने के पीएम मोदी के प्रस्ताव को G7 का व्यापक समर्थन। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी को G7 के देशों ने बेहद अहम बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा मोदी की उपस्थिति से 11 देशों की डेमोक्रेटिक 11 पूरी हुई। G7 के मुक्त समाज और मुक्त अर्थव्यवस्थाएं सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को राष्ट्रीय सहारा ने शीर्षक दिया है भारत G7 का स्वाभाविक सहयोगी। दैनिक जागरण की टिप्पणी है चीन के खिलाफ खड़ा हुआ G7, कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने को जांच का दबाव बढ़ाया। अरबपतियों में होड़ शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है अंतरिक्ष में 11 मिनट की सैर का टिकट 200 करोड़ रुपए में बिका। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस के बाद वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन भी जुलाई में लॉन्च करेंगे मानव मिशन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त समाज की अवधारणा के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। G7 नेताओं ने मुक्त समाज, लोकतांत्रिक मूल्य और बहुपक्षीयवाद को लेकर साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करेंगे। दिल्ली में प्रतिबंधों में छूट के बाद आज से सभी बाजार और मॉल खुलेंगे। कर्नाटक सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद लॉकडाउन के नियमों में छूट दी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल दिल्ली और पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंचेगा। नफ्ताली बेनेट इस्राइल के नए प्रधानमंत्री बने और टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।